स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कैसे पता करें कब क्या हुआ था। गाइस ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उपयोगी हो तो दोस्तों में भी शेयर करें। गाइस ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इतिहास की नींव है। और कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी को आधार मानकर हम इतिहास को समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं इतिहास हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इतिहास हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इतिहास क्या है। दोस्तों इतिहास एक बीता हुआ समय है, सिर्फ और सिर्फ बीता हुआ समय है। और जब समय बीता हुआ है तो इस समय के कुछ लोग भी रहे होंगे, और उन लोगों को जानने और समझने का साधन है जो, उसे हम इतिहास कहते हैं। अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें कि इतिहास है क्या। इतिहास सिर्फ और सिर्फ बीता हुआ समय है और उस समय के लोगों को जानने और समझने का एक साधन है जिसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, देखिए आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर चीज़ में लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 प्राग के इतिहास। ठीक है, नंबर 1 प्राग के इतिहास, नंबर 2 आद्य इतिहास और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। अब हम जानेंगे प्राग के इतिहास होता क्या है। देखिए प्राग के इतिहास को हम पाषाण युग भी कहते हैं। पाषाण युग मतलब पत्थर का युग। पत्थर का युग मतलब इसे हम 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, प्राग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार किया गया था। आप इस बात को नोट कर सकते हैं। पहिए का आविष्कार कब किया गया? नवपाषाण काल में। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास होता क्या है? देखिए आद्य इतिहास के अंतर्गत हमें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन करना होता है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें किन किन सभ्यताओं का अध्ययन करना होता है। देखिए सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आपको हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सुतका गैंडोर की सभ्यता और आपको चनहूदड़ो की सभ्यता का अध्ययन करना होता है। मैं मोटी मोटी बात आपको बता दे रहा हूँ कि आद्य इतिहास में जो हड़प्पा की सभ्यता है, इसकी 1921 में खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, और मेसोपोटामिया की बात करें तो इसके शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसकी खुदाई 1922 में हुई थी, राखल बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, और उसके बाद सुतका गैंडोर की बात करते हैं। ठीक है, तो यह हड़प्पा के सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी नहीं उत्तरी है। ठीक है, क्लियर, मुझे याद नहीं आ रहा हालांकि, लेकिन अब हम बात करते हैं सीधा ऐतिहासिक काल की। ठीक है, ऐतिहासिक काल के विषय में आपकी पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया गया है, तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक काल के विषय में ही जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है, ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अभिलेख और नंबर 2 सिक्का। ठीक है, अभिलेख और सिक्का। यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दुनिया में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किया। ठीक है, दुनिया में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेरियस ने। ठीक है, दुनिया में जब अभिलेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम डेरियस ने किया तो आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य किसने किया? तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सिक्का। आपके मन में एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि सिक्का हमें इतिहास बताने में किस तरह से सक्षम है। देखिए आपकी पुस्तक में बताया गया है कि कुमारगुप्त प्रथम का चित्र घुड़सवारी करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि कुमारगुप्त प्रथम घुड़सवारी करने में अच्छे घुड़सवार थे या माहिर थे, है ना। तो ये इस तरह से इतिहास बताने में सक्षम है। सिक्का इसी तरह से इतिहास बताता है और लोगों को समझाने का प्रयास करता है। तो सिक्का भी कहीं ना कहीं इतिहास बताने में एक अच्छी भूमिका निभाता है।
अब हम बात करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि जो प्राचीन समय के लोग थे उनके जीवन यापन के विषय में कैसे हम पता लगाएंगे। तो इसका भी आपकी किताब में उल्लेख किया गया है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। प्राचीनतम समय के लोग जो थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, ठीक है, लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम लिखा किस पर होगा। तो आप तो इतना तो जानते ही हैं कि प्राचीन मानव जंगलों में रहता था और उस समय ना ही कागज़ की खोज हुई थी जो वह कागज़ पर लिखता, और ना ही उसे कागज़ का ज्ञान था। तो वह सबसे पहले पेड़ों के पत्तों पर लिखना प्रारंभ किया। वे पेड़ों के पत्ते कुछ इस तरह से हो सकते थे, ताड़पत्र, भोजपत्र, या फिर वह पत्थरों और दीवारों पर भी लिखना प्रारंभ कर चुका था, या चट्टानों, गुफाओं, दीवारों पर उसने लिखना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि वह किन किन चीज़ों पर लिखता था। लिखने का मतलब यह है कि वह पत्थरों पर, दीवारों पर, या फिर भोजपत्रों, ताड़पत्रों या पेड़ों के पत्तों पर लिखा करता था। मोटी मोटी बात आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक बात आपको नहीं बताई थी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदि और ऐतिहासिक। प्राक काल किसे कहते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, इसीलिए मैं इस थोड़ा सा पीछे आ गया। देखिए, प्राक इतिहास उसे कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, उसे हम प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री भी मिली और उसे पढ़ा भी जा सका, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्लियर हुआ। प्राक ऐतिहासिक काल फिर से समझने का प्रयास करें। प्राक ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तो वहीं आदि ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में सामग्री भी उपलब्ध थी लिखित और उसे पढ़ा भी जा सका, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो यही आपको बताना था। क्लियर हुआ। अब हम सीखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर। इस पुस्तक में जो दिया गया है क्वेश्चन आंसर, उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ अदर जो पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस होंगे उनको भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इस सिक्के को देखकर आप क्या बता सकते हैं। देखिए, इस सिक्के को मतलब पुस्तक में जो सिक्का आपके दिया गया है उसमें कुमार गुप्त प्रथम घुड़सवारी करते हुए दिखाए गए। तो अभी मैंने इसका आंसर दिया था क्योंकि देखिए, इतिहास जो है, जो भी इतिहास में हमें प्राप्त होती हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं इतिहास बताने में सक्षम होती हैं। तो जब उस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए कुमारगुप्त प्रथम दिखाए गए हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ है कि वे अच्छे घुड़सवार थे, और इसी का आंसर इसमें दिया गया। क्या दिया गया? इस सिक्के पर गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया, जिसमें हम कह सकते हैं वे अच्छे घुड़सवार थे, और इस प्रकार की मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए, आई होप आप सभी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्या प्राचीन काल के मानव ने किस किस पर अपने अभिलेख लिखना प्रारंभ किया या किस पर लिखता था और क्यों। चलिए, अब हमने इसका आंसर बताया था कि जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया, जब उसे लिखने का ज्ञान हुआ तो वह लिखेगा किस पर, उसे कागज का ज्ञान तो था नहीं, इसीलिए क्यों का आंसर मिला। वह लिखना किस पर प्रारंभ किया और क्यों प्रारंभ किया। देखिए, उसने सर्वप्रथम पेड़ों के पत्तों पर लिखना प्रारंभ किया। वे पेड़ के पत्ते कुछ इस तरह से हो सकते थे कि ताड़पत्र, भोजपत्र, और कहने का मतलब दीवार, पत्थरों, इन्हीं पर लिखना प्रारंभ किया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो कुछ इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन कवर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लग रही है तो दोस्तों में भी शेयर करें। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, पाठ में आपने सम्राट के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो अभी मैंने बताया था कि पाठ में अशोक के लुम्बिनी अभिलेख, अर्थात जो ये नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी अभिलेख जो है ये नेपाल में इसका उल्लेख किया गया है, और ये उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के किस अभिलेख का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख किया गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया, इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। इसका आंसर चलिए जानते हैं। देखिए, इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट और उस समय की कला धातु से आर्थिक स्थिति का जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति, कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है।
तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि सिक्कों और अभिलेखों से किस तरह की हमें जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, सिक्के और अभिलेखों से ये पता चलता है, अगर जो भी उस पर चित्र अंकित है या नहीं भी अंकित है, तो हमें कुछ चीज़ें इस तरह से पता चलती है। शासक का नाम और सिक्के की बनावट से उसके आकार, ठीक है, कला संस्कृति, है ना। और अगर चित्र छपा है तो उससे ये भी पता चलेगा कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी, पहनावा कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, किस पर वह सवार है, उसके किस मतलब जानवर को प्राथमिकता दी जाती थी। अगर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया तो वह घोड़ों को प्राथमिकता दी जाती थी जानवरों में। तो कुछ इस तरह से इतिहास हमें जानकारी इकट्ठा करके बताने का प्रयास करती है। यहाँ पर एक बात का उल्लेख किया गया है कि किस लिपि, यहाँ पर लिपि का उल्लेख किया गया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक ने जो भी अभिलेख लिखवाए तो अशोक की लिपि क्या थी, अभिलेख लिखने की जो लिपि थी वो कौन लिपि थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अशोक ने अभिलेख लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया वह लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था, आप इसे याद कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेगस्थनीज ने इसमें भारत यात्रा का वर्णन किया है इंडिका में। ठीक है, इसने भारत के विषय में बताया है, किस तरह से इसने उल्लेख किया है, आपकी किताब में दिया गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधन या स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर दिया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नौतोल और लेन देन करके आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, घर परिवार, स्त्रियों की शिक्षा, रहन सहन, खान पान, ठीक है, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले इत्यादि के बारे में सामाजिक तथा शासक, प्रजा प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अब हम जानेंगे कि अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अभी मैंने इन तीनों में अंतर स्पष्ट किया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, नोट किया होगा, तो मुझे यहाँ पर बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि ये चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और क्लियर होती चली जाएँ। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इन बातों को दोहराता हूँ ताकि आप इन्हें नोट करते रहें और याद भी करते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि वह समय जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ना हुई हो। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री भी थी और उसे पढ़ा भी जा सका। यही मुख्य अंतर है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसके विषय में भी बताया था कि प्राक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, अभी बताया था। ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु सभ्यता है ना। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आपको 4 सभ्यताएं पढ़नी होती हैं, हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पर चनहूदड़ों की सभ्यता, ठीक है, और सुत्का गैंडोर की सभ्यता, और एक सभ्यता होती है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, है ना। यही मुझे याद नहीं आ रहा था। और ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ऐतिहासिक काल में सिर्फ अभिलेख और सिक्कों के विषय में पढ़ना होता है, बस ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कंपटीशन के एग्जाम से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार में अंतर क्या होता है, चलिए जानते हैं। पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन से देख रेख और समझ के आधार पर खुदाई कराते हैं और खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं, और इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी भी प्राप्त होती है। जबकि इतिहासकार क्या करते हैं,
चलिए जानते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। कहने का मतलब यह है, इतिहासकार जो होते हैं वो जो भी बीते हुए समय की जानकारी मिलती है वे उन्हें लिखते हैं, समझते हैं और दूसरों में प्रसारित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वो फिर कृषि, पशुपालन, व्यापार, नापतोल या फिर लेन देन कोई भी आधार मानकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ घर परिवार, स्त्रियों, दशा, शिक्षा, खानपान, वेशभूषा, मेले आज से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करते हैं ताकि अन्य पीढ़ी भी इसे जान सके, समझ सके। ठीक है, चलिए अब सही गलत के प्रश्न हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री थी, नहीं थी। ठीक है, तो गलत का चिन्ह लग जाएगा। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, गलत। वो कागज पर नहीं, भोजपत्रों, ताड़पत्रों तथा पत्थरों पर लिखा करते थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी इतिहासकार की जानकारी मिलती है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, इतिहास से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास बताने में सक्षम होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, राजतरंगी कौटिल्य यानी कि चाणक्य की रचना है, ये गलत हो जाएगा। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, किसकी है? कल्हड़। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। वेद धार्मिक साहित्य हैं, बिल्कुल सही है, वेद धार्मिक साहित्य ही है। फाहियान मौर्य काल में भारत आया था, गलत। ठीक है, फाहियान किसके शासन काल में आया मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं तो स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानेंगे, अपनी जानकारी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब भी जाएँ तो ठीक है, तो इसका विवरण आप करिएगा। और उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य रह गया और कुछ तो बचा नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।